हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो सेशन रहने वाला है आप लोगों के लिए बहुत ही खास सेशन रहने वाला है, क्योंकि आप लोग अगर बीपीएससी टीआरई 3 टीआरई 4 देने वाले हैं तो यह सेशन जो है आप ही के पैटर्न पे आधारित है। और खास करके मैं बता दूं कि साथ में ईएमआरएस, एसटी और या फिर आपके डीएसएसएसबी की हम बात कर ले तो इन सबों में भी समान रूप से उपयोगी होगा। लेकिन बीपीएससी टीआरई 4 और टीआरई 3 के दृष्टिकोण से ही जो है 5 ऑप्शन वाला केवल बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, हमारे पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे खास एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर दोस्तों आप लोग चैनल पे नए हैं या पुराने हैं और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब करके आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हमारी मेहनत जो है वो आपके लिए ही होता है और आपका जो प्यार है वो हमारे लिए होना ही चाहिए। तो दोस्तों बस बस यही छोटी सी प्यार की एक अपेक्षा है। पहला हमारा प्रश्न है दोस्तों, पढ़ते हैं। क्या पूछ रहा है? इनमें से कौन पखावज की ताल नहीं है? दोस्तों पखावज, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पखावज पर जो है हमेशा खुले बोल की ताल बजती है। ठीक है, कैसा? खुले बोल की ताल बजती है। तो बताना है कि इनमें से कौन सा जो है आपका पखावज का ताल नहीं है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, तिलवाड़ा ताल। ठीक है, ये जो है पखावज के ताल नहीं है। और बात कर ले हम चार ताल, धमार ताल, ये सब क्या है? पखावज पे बजाए जाते हैं। ठीक है, चार ताल जैसे कि आप लोग 12 मात्रा होते हैं उसमें, धमार ताल 14 मात्रा होता है। और आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए कि तिलवाड़ा में कितना मात्रा होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्नों का सिलसिला आपसे जारी रहेगा, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 3 का जो है एग्ज़ाम वो जस्ट होने ही वाला है। तो इसलिए आप लोग जो है प्रश्नों को देना जवाब जारी रखिए अभी से ही, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग हर सवालों का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कीजिए। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 2 नंबर का। इनमें से कौन सा ताल तबले का ताल है? देखिए, तबले की ताल की अगर बात कर ले दोस्तों तो मैंने बताया अभी आपको कि चार ताल और धमार ताल ये आपके किसके ताल हैं? ये आपके ताल हो जाएंगे पखावज के। लेकिन यहाँ पे जो आपका आंसर होने वाला है वो आपका झप ताल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका तबले का ताल माना जाता है। ठीक है, तबला का झप ताल, और ऊपर मैंने बताया तिलवाड़ा, तिलवाड़ा का वो भी आपके तबला का ही ताल था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है नंबर 3। एक मात्रा में 3 मात्राएं बोली जाने वाली लयकारी को क्या कहते हैं? देखिए, एक मात्रा में है, उसमें अगर हम 3 मात्रा को ऐड करेंगे दोस्तों तो उसको क्या बोला जाएगा? तो एक में अगर 3 होगा तो वो 3 होगा तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपका तिगुन हो जाएगा। ठीक है, तो तिगुन आपका सही जवाब है। चलिए 4 नंबर प्रश्न है हमारा। एक मात्रा में कुछ मात्रा के स्वर या बोल को गाने बजाने को क्या कहते हैं? देखिए, एक मात्रा में कुछ मात्रा मिलाएंगे इसमें और उसके स्वर या बोल को गाना बजाना क्या कहलाता है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? चौथा नंबर का इसका जवाब हो जाएगा लयकारी। देखिए, लयकारी इसी को कहते हैं कि एक मात्रा में जो हमारा कुछ स्वर होता है उसी को क्या करते हैं, उसी को उसमें जो गाते बजाते हैं ना बोलकर, तो वही लयकारी कहलाता है। ठीक है, ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर ए सही जवाब इसका। चलिए अब देख लेते हैं नंबर 5 है हमारा कि एक मात्रा में एक स्वर को बोलना क्या कहलाता है? देखिए, एक मात्रा भी एक है और हमारे पास क्या है? मात्रा भी आपका एक है और हमारे पास स्वर भी एक है। तो एक में एक अगर होगा तो ये आपका क्या हो जाएंगे? बराबर हो गए। तो ऑप्शन ए बराबर की लय, और इसको आप लोग एक गुण के नाम से भी जानते हैं। तो इसलिए हमारा जो जवाब रहेगा कौन सा रहेगा? आपका ए और सी जो है सही जवाब है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए नंबर 5 हो गया। अब 6 की तरफ हम बढ़े तो नंबर 6 में क्या कह रहा है कि दो मात्राओं में एक स्वर का बोलना। देखिए, दो में जब हम एक बोलेंगे, देखिए यहाँ पे आप लोग देखिए, जब दो में एक यानी इसका ये आधा हो गया, बोलना कितना है इसका? आधा। तो दिमाग लगाना है कि कौन सा गुण हो जाएगा। यहाँ पे आधा हो गया तो ये आधा गुण। ठीक है, अगर एक में दो बोलते, अगर एक इधर होता कि एक में दो बोलना है तो ये आपका दुगुन हो जाता, लेकिन यहाँ दो में एक है तो ये आपका आधा गुण हो गया। ठीक है, चलिए नंबर 7 की तरफ हम बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न है, जो कुछ हम कानों से सुनते हैं उसे क्या कहते हैं? देखिए, प्रश्न थोड़ा सा लेवल डाउन है, लेकिन दोस्तों डाउन लेवल को ऐसा नहीं बिल्कुल इजी समझना है। कभी कभी क्या होता है, जब ऐसे सिचुएशंस भी आते हैं कि डाउन लेवल भी प्रश्न जो है सब कुछ याद होते हुए भी भूल जाते हैं। तो दोस्तों ये सब भूलना नहीं है, बस डाउन लेवल को भी अच्छे से देखिए। जो कानों को सुनते हैं ना उसे क्या कहते हैं? उसे दोस्तों ध्वनि कहते हैं। ठीक है, उसे ध्वनि कहते हैं। ठीक है, उसे ध्वनि कहा जाता है। चलिए 8वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि कंपन किसे माना जाता है? देखिए, कंपन किसे माना जाएगा? कंपन, देखिए
कंपन जो होता है दोस्तों क्या होता है कि प्रत्येक ध्वनि के आधार को क्या माना जाता है, कंपन माना जाता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा कि कंपन क्या है, तो प्रत्येक ध्वनि का आधार है। कंपन किसे माना जाता है, तो प्रत्येक ध्वनि के आधार को कंपन माना जाता है। चलिए नंबर 9 हमारा प्रश्न है, 22 श्रुतियों में से 7 मुख्य श्रुतियां को क्या कहा जाता है। देखिए श्रुतियां आपकी कितनी है, 22 है, लेकिन उसमें से 7 जो मुख्य श्रुतियां हैं ना दोस्तों, 7 मुख्य श्रुतियां, उसको क्या कहा जाता है, तो उसका जवाब हो जाएगा, उसको क्या कहते हैं, उसको शुद्ध स्वर कहते हैं, क्योंकि स्वर जो है यहीं से आए हैं। ठीक है, श्रुति क्या है, 22 श्रुति हैं, लेकिन उसमें से आपके 7 जो चुन लिए गए हैं, वही चुने जो स्वर हैं वो आपके शुद्ध स्वर के रूप में जाने जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। 10वां नंबर हमारा प्रश्न है, आधुनिक काल में ऋषभ किस श्रुति पर, यहाँ पे स लगा लीजिएगा, किस श्रुति पर स्थापित है। देखिए ऋषभ की बात हो रही है। ठीक है, ये आपका आधुनिक काल में जो ऋषभ है, तो आप लोग को पता है कि ये किस श्रुति पे स्थापित है, तो इसका जवाब क्या रहने वाला है, इसका जवाब हो जाएगा आपका 5वीं श्रुति पर स्थापित है। क्योंकि पहली श्रुति पे आधुनिक में आपका षडज कहाँ स्थापित है, षडज अगर रहता तो आपके पहली श्रुति पर, तो आप लोग जानते ही हैं 4 3 2 4 4 3 2 ये षडज ग्राम का जो फॉर्मूला है। तो यहाँ पे आपको +4 कर देना, तो 1 और 4 प्लस होके यहाँ पे 5वीं श्रुति पे स्थापित है। ठीक है, ग पूछे तो 4 3 अगली बार इसमें 2 जोड़ देना है, तो वो अगला श्रुति पे आ जाएगा। ठीक ना, आगे देखिए 11 नंबर प्रश्न, 7 शुद्ध स्वरों के क्रमिक समुदाय को क्या कहते हैं, खाली स्थान कहते हैं। तो दोस्तों 7 स्वरों के जो क्रमिक समुदाय होते हैं उसको क्या कहा जाता है। देखिए याद रखिए, अभी मैं एक चीज और बताता हूँ, क्रमिक समुदाय है ना, तो इसको पहले बताता हूँ, इसका मैं सप्तक। ठीक है, 7 स्वरों के क्रमिक समुदाय को सप्तक कहते हैं। और एक प्रश्न पूछा जाता है किसके बारे में, थाट के बारे में। इसमें क्या होता है कि इसमें होता है क्रमानुसार। ठीक है, अगर क्रमानुसार की बात करें, ये थाट जो होते हैं क्रम में होते हैं, क्रमानुसार 7 स्वरों का समूह, क्रमानुसार 7 जो होते हैं और स्वरों का वो क्या होता है, क्रमानुसार होंगे, और 7 स्वरों के जो समूह होंगे उसे क्या कहेंगे, उसको थाट कहते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं थाट। चलिए आगे देख लेते हैं। नंबर 12 हमारा प्रश्न है, प्रबंध के कितने धातु माने जाते हैं, या प्रबंध के कितने धातु हैं। तो दोस्तों हम प्रबंध की अगर बात कर ले, तो प्रबंध के जो धातु हो जाएंगे वो कितने धातु, तो प्रबंध के 4 धातु माने जाते हैं। ठीक है, प्रबंध के कितने धातु, 4 धातु माने जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा 13 नंबर, संगीत रत्नाकर में गायक के कितने गुण व अवगुण बताए गए हैं। देखिए गायक में क्या होता है, गुण भी होता है और अवगुण भी होता है। तो ये आपके संगीत रत्नाकर के प्रकीर्णक अध्याय में, यानी कि तीसरे भाग में बताया गया है। संगीत रत्नाकर के गायक के गुण और अवगुण के बारे में कौन, तो सारंग देव जी ने बताया। तो कितने गुण और कितने अवगुण, तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25 गुण और 25 अवगुण। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, संगीत रत्नाकर में वाग्यकर के, देखिए कन्फ्यूजन दोस्तों इसी में होती है। कभी क्या होता है कि वादक गायक के गुण और अवगुण के बारे में पूछ लिया जाता है, तो कभी 28 लगा देंगे, तो कभी वाग्यकर के गुण पूछा जाएगा तो 26 लगा देंगे या 25 लगा देंगे। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन जो है मिट जाना है। 25 आपके क्या हो गए, संगीत रत्नाकर के गुण और अवगुण हो गए, किसके, गायक के। और वाग्यकर पूछा जा रहा है ना, वाग्यकर के कितने गुण, तो दोस्तों यहाँ जवाब देना है आपको 28 गुण। ठीक है, वाग्यकर के 28 गुण यहाँ पे आपको जवाब देना। लेकिन कहीं कहीं पे मैं बता दूं आपको कि यहाँ कहीं कहीं पे 26 भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, मैं इसीलिए ऑप्शन में शामिल कर लिया हूँ। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपके सामने वहां पे 26 नहीं होगा, या तो 26 होगा तो 28 नहीं, अगर 28 होगा तो 26 नहीं। तो आप 26 और 28 में डिसाइड करके आपको टिक करना है कि कौन सा आपके ऑप्शन में शामिल होता है। ठीक है, चलिए नंबर 15 हमारा प्रश्न है कि श्रुति की कितनी जातियां होती है। देखिए श्रुति की हम जातियां की बात कर ले, तो श्रुति की 5 जातियां होती है। ठीक है, श्रुति की 5 जातियां होती है, जिसमें कि आपकी अगर बात करें तो पहला होता है दीप्ता, दीप्ता, आयता, आयता, करुणा, करुणा, एक होता है आपका मृदु, मृदु, और 5वां होता है मध्या। तो ये आपके श्रुति के 5 प्रकार की जाति हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न हमारा है। 16 नंबर प्रश्न है कि दीप्ता जाति के श्रुति में किस रस की प्रधानता होती है। देखिए मैंने प्रश्नों को जो है इसलिए यहाँ पे सारा शामिल कर लिया है कि इसमें से अगर एक भी प्रश्न आएंगे तो आपके छूट नहीं पाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ से जो टॉपिक उठाया है पूरा टॉपिक को उठा लिया है। ठीक है, तो दीप्ता ये क्या है, आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि श्रुति की जाति है। तो श्रुति की जो दीप्ता जाति है उसके उस श्रुति में
किस रस की प्रधानता होती है? तो रस की प्रधानता के तो दीप्ता में याद रखिएगा, दीप्ता में कौन सा रस प्रधान होता है? तो दीप्ता की अगर हम बात कर ले तो दीप्ता में जो होता है वो आपके वीर और अद्भुत रस। देखिए दीप्ता क्या है? वीर और अद्भुत, यानी कि हमारा ए और सी दोनों सही है, अद्भुत रस और वीर रस। इसलिए आपको याद रखना है अद्भुत, अद्भुत और वीर। भाई अद्भुत वीर है कौन? दीप्ता। दीप्ता क्या है? अद्भुत वीर है। हमारा जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। आयता जाति के, दीप्ता हम लोगों ने देख लिया, दीप्ता में क्या था? आपके वीर और अद्भुत। अब देखते हैं आयता जाति की श्रुति में किस रस की प्रधानता होती है। तो आयता की अगर हम बात कर ले तो आपको आयता से याद रखना है श्रृंगार और हास्य। तो श्रृंगार और हास्य, ठीक है, ये दोनों रस की प्रधानता होती है आयता जाति में। इसलिए हमारा जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा जवाब हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, आयता हो गया। अब देख लेते हैं करुणा जाति के बारे में। श्रुति की जो करुणा जाति है, तो करुणा जाति के श्रुति में किस रस की प्रधानता होती है? जो करुण होते हैं वो कैसे होते हैं? तो करुण भी होंगे भैया और रौद्र भी होंगे, इसलिए करुण और रौद्र हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करुण रस और रौद्र रस। ठीक है, आगे देख लेते हैं नंबर 19, मृदु जाति के श्रुति में किस रस की प्रधानता होती है? अगर हम बात कर ले मृदु की, तो मृदु जाति में जो रस की प्रधानता होगी दोस्तों, तो याद रखना है इसको, कौन सा? वात्सल्य और हास्य रस। इसलिए हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वात्सल्य रस और हास्य रस। तो इस तरह से अब हास्य, तो इस तरह से आप लोगों ने ये देखा। तो अब आगे एक और है हमारा, क्या है? मध्या। तो मध्या जाति के श्रुति में किस रस की प्रधानता होती है? देखिए पांचों जाति के बारे में मैंने बता दिया आपको, पांचों जाति के बारे में बिल्कुल आपको याद रखना ही है। अगर हो सकता है कोई एक भी पूछ देना तो आपकी फिर काम हो जाएगी। ठीक है, तो मध्या जाति में क्या होता है? 20 नंबर का हमारा प्रश्न है, मध्या जाति में मध्या क्या होता है? याद रखना है, मध्या शांत होता है। मध्या कैसा होता है? मध्या शांत होता है, न इधर का ना उधर का, बोले तो बोले कहाँ, मध्य है। ठीक है, याद रखिएगा, शांत होता है, शांत रस की प्रधानता होती है। चलिए अगला प्रश्न हमारा 21 नंबर का, मतंग मुनि कौन सा वीणा बजाते थे? देखिए मतंग मुनि की अगर हम बात कर ले भैया, ये आविष्कारक जो थे वो कौन वीणा के थे? तो मतंग मुनि जो आविष्कारक थे, इन्होंने आविष्कार किया था किन्नरी वीणा का। आविष्कार किया था किसका? आविष्कार किया था किन्नरी वीणा का, लेकिन बजाते थे ऑप्शन नंबर बी, चित्रा वीणा। ठीक है, मतंग मुनि चित्रा वीणा बजाते थे। और मतंग मुनि ने किस ग्रंथ की रचना की है? तो जवाब हो जाएगा बृहदेसी, बृहदेसी। ठीक है, तो ये आपका जो सही जवाब हो जाएगा। और दोस्तों आप लोग देखिए, मत कोकिला वीणा जो है, इसमें तारों की संख्या कितनी होती है? 21। ठीक है, मत कोकिला में 21। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 22 नंबर का। 22 नंबर है कि सर्वप्रथम वीणा पर सारिका बांधने का श्रेय किसको है? यानी कि किनको है? सर्वप्रथम वीणा पर सारिका किसने बांधा? तो जवाब क्या देना है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतंग मुनि ने ही वीणा पर सारिका बांधा था। ठीक है, मतंग मुनि ने ही। और बृहदेसी ग्रंथ में इसके बारे में चर्च किया है। किसमें? उनकी जो ग्रंथ है बृहदेसी, उसी में चर्च किया है। इसके कितने अध्याय माने जाते हैं? इसके 8 अध्याय माने जाते हैं बृहदेसी के। ठीक है, और इसी में बताया गया है आपके कि सर्वप्रथम जो है वीणा पर सारिका बांधे हैं कौन? जो है मतंग मुनि। आगे देख लेते हैं 23 नंबर का प्रश्न है, थाट को किसने संस्थान कहा है? दोस्तों थाट जो है उसको किसने संस्थान कहकर पुकारा है? तो थाट को जो संस्थान कहने वाले जो लोग हैं वो कौन है? इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोचन। ठीक है, अगर प्रश्न बने लोचन ने थाट को किस नाम से बुलाया है या फिर किस नाम से पुकारा है, तो जवाब होगा थाट को किस नाम से? तो संस्थान के नाम से पुकारा है। किसने? लोचन ने। और थाट को संस्थान किसने कहा? लोचन ने। और लोचन ने थाट को क्या कहा? तब संस्थान कहा। ठीक है, प्रश्नों को घुमा फिरा कर जो है क्या कीजिए। अगला प्रश्न है हमारा 24 नंबर का, राग रामकली का गायन समय है। दोस्तों देखिए, आप लोगों को अगर सेशन में मजा आ रहा होगा तो वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके दोस्तों उन लोगों के पास भी शेयर भी कर दिया कीजिए अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों को, ताकि दोस्तों सबकी जो है रिवीजन अच्छे से हो जाए। तो दोस्तों आज का प्रश्न जो है आप लोगों को लिए बहुत अच्छा लाया हूँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आज का। तो दोस्तों 24 नंबर है कि राग रामकली। देखिए रामकली सबसे पहले हम बात कर ले, थाट इसका क्या होगा? तो थाट जो होगा इसका रामकली का
वो भैरव थाट हो जाएगा, ठीक है। और भैरव का जो गायन समय होता है वो प्रातः काल होता है, और रामकली का भी जो गायन समय होता है वह भी प्रातः काल ही होता है, यानी कि दिन का प्रथम पहर, ठीक है। दिन का प्रथम पहर, ये सॉरी रात्रि वाले में मैं क्यों टिक कर रहा हूँ भाई, दिन का प्रथम पहर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, दिन का प्रथम पहर रामकली। और ये दोनों एक दूसरे के संप्रकृति राग भी कहे जाते हैं। आगे देखिए 25 नंबर हमारा प्रश्न है, राग जय जयवंती का संप्रकृतिक राग इनमें से कौन है। देखिए राग जय जयवंती की क्या हिंडोल है, देश है, भूपाली है, उपयुक्त में से एक से अधिक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जवाब क्या रहने वाला है, राग जय जयवंती का जो संप्रकृतिक राग होगा दोस्तों मैं बता दूं कि वो हो जाएगा आपका देश, ठीक है। देश जो है वो किस थाट से है, राग देश, तो ये आपके किस थाट से हो जाएंगे, फटाफट आपको कमेंट करना है। असावरी जो है असावरी का नहीं होगा, ये देश आपके खमाज थाट का हो जाएगा। अगर देसी रहता तब असावरी होता, लेकिन देश है ये आपका खमाज थाट का राग हो जाएगा। अगर हिंडोल की हम बात करें तो हिंडोल का जो समान होता है वहाँ कर्नाटकी पत्ती में मोहनम, ठीक है, ये भी याद रखिएगा मोहनम। और क्या होता है भूपाली, भूपाली जो है इसका वादी संवादी क्या होता है, ग और धा होता है, ठीक है। भोपाली ग और धा होता है, तो ये सब चीज़ें जो है याद रख ले रहना है आप लोगों को। आगे बढ़ जाते हैं 26 नंबर का प्रश्न है दोस्तों। देखिए प्रश्न जो है इससे रिलेटेड करना सीखिए, जहाँ पे कुछ आए तो उसको एक्स्ट्रा भी बनाना सीखिए, ठीक है। जैसा कि मैं हर सेट में करवाता हूँ, इसीलिए मैं करवाता हूँ ताकि आपको प्रश्नों की संख्या भले ही कम लगे लेकिन प्रश्न जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। अगला प्रश्न है 26 नंबर है हमारा, किसी गीत में दोहराए जाने वाले काव्य पंक्ति को क्या कहते हैं। देखिए कोई भी गीत है जिसमें कि हम दोहराते हैं किसी काव्य पंक्ति को तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ना टेक लेना, यानी कि बार बार दोहरा रहा है, चलिए एक टेक और, एक टेक और, यानी एक चीज को जो है दोहराना वो क्या कहलाता है, टेक, ठीक है। चाहे आपकी गीत के शब्द को दोहराएं, काव्य को दोहराएं, या फिर अगर शूटिंग कर रहे हैं तो एक्टिंग को फिर बंद करके अच्छा ना लगाओ फिर दोहराएं, तो वो भी क्या होता है, एक टेक, तो टेक होता है, ठीक है। चलिए अस्थाई क्या होता है, अस्थाई होता है, अस्थाई किसको बोलते हैं, गीत के जो या फिर गत के जो प्रथम भाग होते हैं उसको अस्थाई बोलते हैं, और दूसरा भाग जो होता है अंतरा होता है। आजकल तो जैसे कि देख रहे हैं कि सब कुछ के दो ही भाग हो रहे हैं, ख्याल भी दो ही भाग हो गया है, तो ये अस्थाई और अंतरा ही चल रहा है। चलिए 27 नंबर प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि सारंग देव ने अस्थाइयों की संख्या कितनी बताई है। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग मार्क लगा लीजिए VVI में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों सारंग देव ने अस्थाइयों की संख्या कितनी बताई है, तो अस्थाई जो इन्होंने बताया है ना भाई वो आपके 96 अस्थाई बताए हैं, ठीक है। इन्होंने सारंग देव ने 19 स्वर माने हैं, संगीत में 19 स्वर माने हैं, जिसमें कि 7 शुद्ध और 12 विकृत हैं, ठीक है। 7 शुद्ध और 12 क्या है, विकृत है। और लोचन ने कितने 75 थाट माने हैं, 75 मेल माने हैं लोचन ने। लोचन ने कितने 12 मेल से 75 राग माने हैं, मेल माने हैं 12 लोचन और राग माने हैं टोटल 75, ठीक है। तो ये याद रखना है। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों 28 नंबर का प्रश्न हमारा है कि आचार्य बृहस्पति ने प्रमाण श्रुति को किस अंतर के समान माना है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, प्रमाण श्रुति को जो है आचार्य बृहस्पति ने किसके समान माना है, क्या प्रमाण अंतर, काकली गंधार, गंधार अंतर, या फिर कुछ और। तो दोस्तों इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब क्या रहने वाला है, इसका जो जवाब होगा दोस्तों, इसका जवाब होगा आपका गंधार अंतर माना है, ठीक है। क्या माना है, गंधार अंतर इन्होंने कहा है, किसके समान, गंधार अंतर के समान माना है प्रमाण श्रुति को। और प्रमाण श्रुति जो है भरत ने बताया था, भरत ने। देखिए षडज ग्राम में जब पंचम 17वीं श्रुति पे थी तो एक श्रुति उतारने पर तो मध्यम ग्राम में जो 16वीं श्रुति पर पंचम आ गया, तो यही एक का जो अंतर था 17वीं से 16वीं पर आना, इसी को भरत ने क्या किया था, प्रमाण श्रुति का नाम दिया था। कैसे, किसमें, कौन सी पद्धति में, तो भैया सरना पद्धति में दिया था, ठीक है। सरना पद्धति में उन्होंने कितने 2 वीणा का प्रयोग किया था, एक चल वीणा और दूसरा अचल वीणा, ठीक है। एक ध्रुवा वीणा और दूसरा अध्रुवा वीणा। तो चल वीणा जो आपके जो अचल थे उसको ध्रुवा वीणा और जो चल रहे थे उसको अध्रुवा वीणा कहा गया था, ठीक है। तो वो आपके प्रश्न हो गया 28 नंबर। आगे देख लेते हैं 29 नंबर प्रश्न है, तालमाला है, बताना है तालमाला क्या है, अनेक तालों से युक्त संगीत रचना, या फिर संगीत का सशब्द गायन, या संगीत का निशब्द गायन, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जवाब क्या रहने वाला है दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा अनेक तालों से युक्त संगीत रचना, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है।
चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न हमारा है 30 नंबर, लता मंगेशकर के गुरु कौन थे? देखिए लता मंगेशकर की हम बात कर लें तो इनके जो गुरु हो जाएंगे, इनके गुरु का नाम क्या था? लता मंगेशकर के गुरु का नाम अमान अली था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, अमान अली, जो कि आपकी अगर बात कर ले ये किस घराने के थे? लता मंगेशकर का जो घराना माना जाता है वो भिंडी बाजार घराना माना जाता है। ये कहाँ है? ये आपके मुंबई में है। ठीक है, मुंबई में भिंडी बाजार घराना। तो ये थे इस तरह दोस्तों आपके 30 प्रश्न आपके क्लियर हो गए, और साथ में जो एक्स्ट्रा बताए हैं उसको भी याद रखना है। और आपके लिए एक प्रश्न है हमारा, आपके लिए जैसा कि लाते हैं, तो आपके लिए आज का प्रश्न है, मैंने इसको वैदिक संगीत में करवा दिया है आपको। इसका जवाब आपको देना है कि वैदिक संगीत में जो प्रश्न इसको करवाए थे, देखते हैं कितने लोग वैदिक संगीत का सेशन देखे हैं। अगर नहीं देखे हैं तो जाके वैदिक संगीत का भी सेशन देख लीजिए। और फिलहाल इसका जो है दोस्तों जवाब देना है गलत या सही। वैदिक संगीत कितने भागों में विभक्त था? ठीक है, तो वैदिक संगीत जो है वो कितने भागों में विभक्त था? जवाब क्या देना है आपको? 9 था, 6 था या 7 था? उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए फटाफट दोस्तों आप लोग कमेंट के माध्यम से कमेंट में मुझे जवाब दीजिए। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि क्यूज और पीडीएफ के लिए जो है आप लोग जीना नॉलेज नाम से, जो है जीना नॉलेज नाम से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो है क्यूज के लिए मैंने थोड़ा सा जो है एक प्रक्रिया चलाई है, और क्यूज के लिए कुछ ना कुछ प्रश्न जो है आप लोगों को टेलीग्राम पे भी दिया जा रहा है। तो दोस्तों आप लोग जो है ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम को ज़रूर। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए अब कि आपको आज का सेशन जो है मेरा ये कैसा लगा है, और आप इसमें से कितने प्रश्नों को सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो मिलेंगे फिर से आपसे अगले सेशन में कुछ नए प्रश्नों के साथ। जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।